हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है इसमें हम जो सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 6 के अंदर जो है हम 30 बाय 30 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस प्रैक्टिस सेट में वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं और हो सकता है कि यहीं से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि बचपन से वयस्कता के परिवर्तन का समय कौन सा होता है। देखिए, जब बचपन होता है, बचपन का अर्थ होता है कि किशोरावस्था हो जाती है, बाल्यावस्था आती है, किशोरावस्था आती है, शैशवावस्था। तो कौन सी अवस्था से जब हम वयस्क अवस्था में जाते हैं, वयस्क में बनते हैं, तो पहली कौन सी अवस्था आई? सबसे पहले आएगी हमारी इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बाल्यावस्था और उसके बाद किशोरावस्था और उसके बाद आती है हमारी वयस्क अवस्था। तो जैसे ही वयस्क अवस्था आती है तो वयस्क अवस्था से पहले कौन सी स्टेज है? किशोरावस्था। तो यहाँ पर पूछा है कि वयस्क के परिवर्तन के समय का कौन सा काल है। तो किशोर अवस्था से हम जो कहाँ जाते हैं? वयस्क अवस्था में जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एडोलेसेंस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। देखिए फ्रेंड्स, जब भी बात आती है गामक कौशल की, तो मोटर स्किल की, तो मोटर स्किल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक मोटर स्किल तो होता है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है सूक्ष्म गति कौशल, मतलब कि जिसके अंदर जो है हाथ की हो चाहे पैर की हो चाहे कोई सी भी हो, उसमें जो मांसपेशियाँ हों उनका सबसे कम यूज होता है और सबसे कम यूज के साथ ही जो है सबसे छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे कि कलाई की मांसपेशियाँ, अंगुली की मांसपेशियाँ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल, जैसे कि पेंटिंग करना, ठीक है, लिखना हो गया एक तरीके से, और चपाती को तोड़ना। तो ये जो छोटे छोटे काम हैं, नेल्स कट करना, जो छोटे छोटे कार्य हैं जिनमें जो सिर्फ हाथों की मांसपेशियाँ मतलब कि कलाइयाँ और अंगुलियों की मांसपेशियों का यूज होता है, वो होता है फाइन मोटर स्किल। इसके अलावा जो भी बड़ी बड़ी मांसपेशियाँ हैं, जैसे कि पैरों की हो गई, रीढ़ की हड्डी की हो गई, एक तरीके से चलना है, दौड़ना है, कूदना है, तैरना है, तो ये सब तरीके की, साइकिल चलाना है, एक्सरसाइज करना है, तो ये जो सब तरीके की जो गतिविधियाँ हैं ये सब आती है ग्रॉस मोटर स्किल के अंदर। तो फाइन मोटर स्किल हो गई, ग्रॉस मोटर स्किल हो गई। अब हमसे पूछा है कि ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन से काम के लिए हमें ग्रॉस मोटर स्किल की आवश्यकता होगी। देखिए, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, जैसे ही हम पेपर पर पेंटिंग करेंगे तो हाथों की छोटी अंगुलियों, जो अंगुलियां होती हैं उनका यूज होगा, छोटी मांसपेशियों का यूज होगा। तो ये तो फाइन मोटर स्किल की, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, तो ये भी क्या है, यहाँ पर फाइन मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। पेपर को हम कट करेंगे कैंची से या फिर किसी और चीज़ से, तो अंगुलियों की मांसपेशियों को यूज होगी जो कि छोटी हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सुई में धागा डालना, सुई में धागा डालेंगे तो वही छोटी मांसपेशियों का यूज होगा, तो ये गलत हो जाएगा। चलना और दौड़ना, तो यहाँ पर जो है ग्रॉस मोटर स्किल मतलब बड़ी मांसपेशी का यूज हो जाएगा, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर हमें ग्रॉस मोटर स्किल की आवश्यकता हो गई। तो फ्रेंड्स, फोर्थ आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। देखिए, सामाजिकरण, सोशियलाइजेशन की संस्था पूछी है हमसे। तो देखिए, सोशियलाइजेशन की दो तरह की संस्था होती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक होती है। प्राथमिक की अगर हमसे बात करें तो प्राथमिक होती है माता पिता और आस पड़ोस जो लोग होते हैं, ये होती है हमारी प्राथमिक संस्था। इसके अलावा अगर हमसे द्वितीयक संस्था की बात पूछी जाए तो वो होती है हमारी स्कूल हो गई, मीडिया हो गई, किताबें हो गई, धार्मिक संस्थान हो गए, दोस्त हो गए, तो ये सब जो है द्वितीयक संस्थाएं हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा है प्राथमिक संस्था, तो प्राथमिक संस्था क्या हो जाएगी? परिवार हो जाएगी, फैमिली हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, स्कूल हो गया, दोस्त है, मीडिया है, और जो सामाजिक धार्मिक संस्थान है, इसके अलावा जो किताबें हैं, ये सब जो है सामाजिकरण की द्वितीयक संस्थाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, ये क्या कहलाती है? देखिए, जब भी हमने इस तरीके की बात की जाती है, जैसे कि हम छोटा बच्चा होता है, अगर वो गलती से गिर जाता है तो हम क्या कहते हैं? ज़मीन को पीटते हैं हम,
ज़मीन पे गिर जाता है कि ले इसको मैंने मार दिया, अब इसको चींटी मर गई, अब वो बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। तो बच्चे को नहीं पता कि सजीव और निर्जीव क्या है, उसे नहीं पता कि किसमें सजीव गुण है किसमें सजीव का गुण नहीं है। कई बार छोटा बच्चा होता है वो कुर्सी से टकरा जाता है तो वो रोने लगता है, हम क्या करते हैं कुर्सी को 2-3 चपाट ऐसे मार देते हैं तो बच्चा तुरंत चुप हो जाता है। तो इस तरीके का गुण जो है बच्चे में नहीं होता, वो क्या सोचता है कि सब में जीव है मेरी तरह, लेकिन उसे नहीं पता कि कौन सजीव है कौन निर्जीव है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इस तरीके की सोच आएगी तो जीन पियाजे ने जो है अपनी थ्योरी में बताया कि इस तरीके की सोच जो होगी वो कहलाती है एनिमिस्टिक थिंकिंग, जीववादी सोच कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एनिमिस्टिक। पदानुक्रमिक सोच नहीं होगी। केंद्रीकरण, केंद्रीकरण होती है जिसमें बच्चा किसी वस्तु की सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दे पाता है, उसकी दूसरी चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाता, दूसरी विशेषता पर ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, और वर्गीकरण होता है जैसे कि किसी क्रम में लगाना चीज़ों को, जो बांटना किसी विशेषता के आधार पर, वो होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अभी कथन है हमारे पास कि 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। देखिए अभी मैंने आपसे पहले बताया था सेंट्रेशन क्या होता है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण के अंतर्गत आता है जैसे कि हमने एक गिलास है ये, ठीक है, और यहाँ पर एक बोतल है। ठीक है, अब इस बोतल से हम पानी इसमें डालेंगे तो इसमें पानी कम होगा और इसमें पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो बच्चे के या तो क्या ध्यान रहेगा सरिया को कि गिलास में पानी बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो दूसरी विशेषता कि इस बोतल में से पानी कम होता जा रहा है इस पर ध्यान नहीं दे पाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि एक लंबे और एक चौड़ा बर्तन है। चौड़ा बर्तन कैसे, ये लंबा वाला बर्तन हो गया, ये यहाँ तक भरा हुआ है, और एक चौड़ा बर्तन ये हो गया, ये इतना सा भरा हुआ है। तो दोनों में पानी समान है, लेकिन वो सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान दे पाती है कि मैं तो इस बड़े वाले बर्तन को लूँगी। हम छोटे बच्चे से पूछेंगे इसमें ज़्यादा इसमें इतना दूध है और इसमें इतना दूध, अगर बच्चा दूध पीने पसंद करता है तो उससे वो क्या कहेगा, बड़ा गिलास लेगा। क्यों? क्योंकि उसे गिलास बड़ा दिख रहा है, जबकि दोनों में समान मात्रा है दूध की। ठीक है, तो वो एक ही चीज़ को ध्यान रख पाती है, ऊंचाई या फिर चौड़ाई को, या तो ये ऊंचाई को ध्यान रख पाएगा या फिर ये चौड़ाई को। इस तरीके से ये ध्यान रख पाती है। तो उसमें किस चीज़ की कमी है, केंद्रीकरण की। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में, बिल्कुल सही बात है। और जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है जीन पियाजे की जो है, उस प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही जो है जीन पियाजे ने ये सारी बात कही है, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही जो बच्चा है वो केंद्रीकरण की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन भी सही है और यहाँ पे व्याख्या भी सही की कारण की। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है और ए आर की और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। देखिए मान लीजिए आप किसी प्रॉब्लम में है बच्चा, और बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को उसको उस प्रॉब्लम से जो मिलते जुलते हैं वो उसको साइन दे दो, गाइडेंस कर दो। तो क्या करेगा बच्चा, उस गाइडेंस के थ्रू उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़ मचान ढांचा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। देखिए जब भी हम बच्चों की शिक्षा की बात करेंगे तो पहली बात तो कि बच्चों को जो है विविध पृष्ठभूमि, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं बच्चों की, वो सभी बच्चों की होनी चाहिए। मतलब कि व्यक्तिगत विभिन्नता होनी चाहिए बच्चों में, ये नहीं कि सभी बच्चे इक्वल हो, हमें इक्वल करना है, लेकिन अलग अलग विभिन्नता से आए हुए हैं तो विविधता होनी चाहिए बच्चों के अंतर्गत, पहली बात तो। फिर बच्चों में क्या होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग, मतलब एक दूसरे का सहयोग करके अधिगम करने की भावना हो। फिर एक सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चा खुद का मूल्यांकन खुद भी कर लेना चाहिए। या फिर पीयर असेसमेंट होना चाहिए, सहपाठी एक दूसरे से क्वेश्चन पूछे, मैं अपने दूसरे सहपाठी से पूछूँ, सहपाठी मुझसे क्वेश्चन पूछे, तो पीयर असेसमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने जो बात की है वो है
कोलेबरेटिव लर्निंग बिल्कुल सही बात है, सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत नहीं, रटंत नहीं, निष्क्रिय अधिगम नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। देखिए, जब भी लॉरेंस कोहलबर्ग की बात आती है तो कोहलबर्ग ने जो है नैतिकता का विकास का सिद्धांत दिया और अपने सिद्धांत की उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई। पहली प्री कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, दूसरी कन्वेंशनल लेवल और तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब जब प्री कन्वेंशनल लेवल है, इस प्री कन्वेंशनल लेवल में तो बच्चे में नैतिकता ही नहीं होती। तो नैतिकता नहीं होती तो बच्चा 2 तरीके से जो है नैतिकता दिखाता है। कैसे दिखाएगा कि पहले तो बच्चा जो है दंड के तरह, मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आया तो बच्चा क्या करेगा, डर की वजह से पैर छुएगा उनके, और उनके सामने रखे हुए बिस्किट हैं, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उनको नहीं खाएगा डर की वजह से। क्यों? अगर उसने ऐसा कर दिया, ड्राई फ्रूट्स फल खा लिए उनके मेहमानों के रखे हुए, या फिर उनके पैर नहीं छुए, तो बाद में मम्मी पापा उसे पीटेंगे। तो इस वजह से वो नैतिकता दिखाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है हमसे कि अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। व्यवहार का परिणाम क्या होगा? अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पीटेगा, तो परिणाम के अनुसार कर रहा है कार्य, तो ये अवस्था नहीं होगी। ठीक है, प्री कन्वेंशनल लेवल नहीं होगी। ठीक है, प्री ऑपरेशन लेवल तो जीन पियाजे ने बताई, तो पहला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें बच्चा क्या कर रहा है, परिणाम की चिंता कर रहा है बच्चा, जबकि हमसे क्वेश्चन में कहा है कि परिणाम की चिंता ही नहीं करनी है और दूसरों के अपेक्षा अनुसार नैतिकता भी दिखानी है। ठीक है, तो पूर्व परंपरागत प्री ऑफ कन्वेंशनल लेवल भी नहीं होगा। ठीक है, कन्वेंशनल लेवल की आप बात करते हैं तो इसमें बच्चा जो है क्या करता है, थोड़ी नैतिकता आ जाती है बच्चे के अंदर। इसमें तो बच्चे के अंदर नैतिकता आ जाती है तो बच्चा गुड बॉय और गुड गर्ल, मतलब अच्छा लड़की अच्छा बनने की कोशिश करता है। तो जब खुद अच्छे की कोशिश करता है तो इसमें परिणाम की चिंता तो नहीं करता कि कैसा रहेगा कैसे, लेकिन खुद अपने अनुसार नैतिकता दिखा रहा है, खुद दूसरों के अनुसार। क्यों दूसरों के अनुसार कैसे दिखा रहा है? परिणाम की चिंता नहीं कर रहा कि अगला क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, लेकिन दूसरे व्यक्ति के सामने अच्छा, अपने आप को अच्छा प्रस्तुत कर रहा है, तो दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य कर रहा है। मान लीजिए आपके घर में मेहमान आए, तो अब जब नैतिकता आ गई है तो मम्मी पापा का डर नहीं है, अब वो खुद के अनुसार पैर छुएगा मेहमानों के, ताकि मेहमान उसकी तारीफ करें या नहीं भी करें, हो सकता है। तो परिणाम की चिंता नहीं कर रहा है, लेकिन वो अब दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य भी करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा। देखिए, जब भी प्रगतिशील कक्षा की बात आती है तो पहली बात तो जो है, जो शिक्षा है वो कैसी होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए, बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षा शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो परीक्षाएं हैं, वो जो अधिगम है वो कोलैबोरेटिव होना चाहिए, कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए। प्रगतिशील कक्षा में सभी को इक्वल माना जाना चाहिए, सभी एक साथ बच्चे बैठे, समय को समानता का अधिकार होना चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा की विशेषता होती है। ठीक है, तो यहाँ पे परीक्षा केंद्रित होती है। देखिए, परीक्षा केंद्रित तो बात ही नहीं है, परीक्षा केंद्रित तो होनी चाहिए, एग्जामिनेशन सेंट्रिक तो होती ही नहीं है। ठीक है, ये तो बात ही नहीं करती प्रगतिशील कक्षा। पाठ्य पुस्तक केंद्रित बिल्कुल नहीं होती, शिक्षक केंद्रित भी नहीं, विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लर्नर सेंट्रिक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर ने जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी और इन्होंने जो बुद्धि को 9 भागों में बांटा था। ठीक है, अब उन 9 भागों में से हमसे पूछा है कि रेनू एक परामर्शदाता है, काउंसलर है। जब काउंसलर की बात आती है, स्कूल में है, विद्यालय में परामर्शदाता है, तो जी जब भी काउंसलर की या परामर्शदाता की बात आती है तो उस व्यक्ति में ऐसी विशेषता होनी चाहिए कि वो क्या करे,
दूसरों के हाव भाव को जाने समझे। आप कोई भी आपसे परामर्श लेगा तो किस चीज़ की परामर्श लेगा। अभी आपसे मैं पूछूं, आपके पास कोई आएगा तो आप उससे पूछ ले कि सीटेट का सबसे अच्छा कोर्स कहाँ पर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो आप उसे परामर्श दोगे कि ये टीचर है, तेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है तुझे कौन सी अच्छी क्लास लगेगी। ठीक है, तो आप ये भी बता दोगे कि टारगेट शिक्षक की क्लास चल रही है और टीचर का नाम लेंगे, तो आप अलग अलग चैनल बताओगे यूट्यूब पे, तो तुझे जो अच्छा लगे वो तू ट्राई कर ले, आप ऐसा बोलोगे। तो परामर्श दिया आपने एक तरीके से। तो इसी तरीके से तो परामर्श देंगे तो हमें क्या होना चाहिए, दूसरे के हाव भाव का पता होना चाहिए, उसका व्यवहार कैसा है वो भी जानना जरूरी है। तो उसके साथ में बातचीत करने का एक अंतर तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात है भाषाई बुद्धि, बिल्कुल गलत। देखिए भाषाई बुद्धि नहीं होनी चाहिए। भाषाई बुद्धि किसके पास होती है, जैसे कवि है, पत्रकार है, तो वो जो भाषाई बुद्धि जानते हैं वो अपने अच्छे शब्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। ठीक है, तो परामर्शदाता के लिए ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात स्थानिक बुद्धि, स्पेशल इंटेलिजेंस की क्या जरूरत है जो परामर्शदाता उसके लिए, परामर्शदाता के लिए स्पेशल इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पेशल इंटेलिजेंस की ज़रूरत जो है वो नाविक को है, जहाज़ चलाने वालों को, या फिर जो पायलट जो होते हैं उनको ज़रूरत होती है, तो ये भी नहीं होगी। ठीक है, पारस्परिक ये अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, देखिए अंतर्व्यक्तिक और अंतःव्यक्तिक, अंतः का मतलब होता है खुद, खुद के साथ बातचीत करना, खुद को अच्छी तरीके से समझना, खुद के हाव भाव को समझना, तो अंतर्व्यक्ति भी नहीं होगी। और पारस्परिक या अंतर्व्यक्तिक, अंतर्व्यक्तिक का मतलब होता है अंतर, अंतर मतलब दूसरे व्यक्ति के हाव भाव जानना, उसका व्यवहार जानना, तो उसके अनुसार वो उसको परामर्श करेगा, उसको वैसी सलाह देगा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू NEP 2020, विच लैंग्वेज शुड ए टीचर यूज फॉर इंटरेक्टिंग विद प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कि NEP 2020 के अनुसार जो एक शिक्षक को जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ओनली द रीजनल लैंग्वेज, ओनली हिंदी लैंग्वेज, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। देखिए जब भी बात आती है भाषा की, तो मान लीजिए आपकी क्लास में जो है अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग क्षेत्र के बच्चे आते हैं, तो हर बच्चे की भाषा अलग अलग होती है। तो आप उनसे ये तो नहीं कह सकते कि आप हिंदी में बात करो या फिर इंग्लिश बात करो, या फिर आपका सब्जेक्ट हिंदी है या इंग्लिश है तो आप ये कहो तो मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है तो आप इंग्लिश में बात करोगे, ऐसा नहीं कहना है बच्चे को प्राइमरी लेवल में वैसे है बच्चा। ठीक है, तो प्राइमरी लेवल की बात कही है हमसे, तो प्राइमरी लेवल में बच्चा है वैसे तो क्लास 8 तक की जो है मदर टंग में बातचीत की बात की गई है और मदर टंग में ही बच्चों को जो है पढ़ाया जाए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बच्चे को मदर टंग में पढ़ाया जाए, मदर टंग में ही उनसे बातचीत करनी चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए, मतलब लड़की है लेकिन मुझे फुटबॉल चाहिए खेलने के लिए, जिज्ञासा है मन में उसकी तरह। ठीक है, या तो अमित उसका भाई हो सकता है या फिर वो पड़ी उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं। उसकी माँ कहती है कि बेटा फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ऐसे गेम्स जो है लड़के खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलती है, फिर घर में जो अपने कोई साज सजावट का जो खिलौना सामान है वो बनाती हैं। ठीक है, तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी, गुड़िया की बात करती, जैसा मैं भी कह रहा था कि लड़कियां तो गुड़िया से खेलती। तो माँ का जवाब क्या दिखाता है, माँ का ये जवाब जो है ये क्या दिखाता है। देखिए जब भी ऐसी बात आती है तो जो है जब लिंग में भेदभाव कर दिया, तो जब लिंगों में भेदभाव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, या तो लैंगिक रूढ़िबद्धता या फिर लैंगिक पूर्वाग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो जेंडर भूमिका में लचीलापन, बिल्कुल गलत बात। फ्लेक्सिबल तो कहाँ दिखाया है, अगर उसको फुटबॉल ला के दे देती तो जेंडर भूमिका में लचीलापन हो जाता। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। जेंडर इक्विटी, जेंडर समता, ये भी नहीं होगा क्योंकि उसको फुटबॉल ला के देती तब जाके होती ना जेंडर इक्विटी, और लड़के को जो है वो गुड़िया ला के देती तो जेंडर इक्विटी हो जाती कि कोई भी किसी के लिए ठीक है खेल सकता है। लिंग रूढ़िबद्धता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, बिल्कुल सही बात है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, लिंग रूढ़िबद्धता यहाँ पर दिखाई गई है कि लड़कियाँ जो है गुड़िया से ही खेलेंगी, जो लैंगिक पूर्वाग्रह चलते आ रहे हैं पहले से, जो परंपराएं चलती आ रही हैं, और लड़के क्रिकेट फुटबॉल आदि खेल सकते हैं। ठीक है,
या फिर जो है गाड़ियों वाले खिलौनों से भी लड़के खेलते हैं। तो यहाँ पे जो लिंग रूढ़िबद्धता दिखाई है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लिंग प्रासंगिकता नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों का नामांकीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना। देखिए, जब भी बच्चों को सेग्रीगेशन और लेबलिंग की बात कही जाती है, लेबलिंग करना या फिर बच्चों को कैटेगराइज करना, तो गलत होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को, क्योंकि उससे उन बच्चों में जो है हीन भावना आती है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देना व सुशासित करेगा, बिल्कुल गलत बात। सीखने को बढ़ावा नहीं करेगा, बल्कि बच्चों में इससे तो हीन भावना आएगी, उनमें एक दूसरे के प्रति जो क्या बन जाएगी, दूसरे के भावना प्रति हीन भावना कि यार ये तो पढ़ने में होशियार है और ये कमज़ोर है। तो जो होशियार बच्चा है वो कमज़ोर के साथ नहीं बैठेगा, यार ये तो कमज़ोर है, मैं नहीं बैठ रहा इसके साथ में। ठीक है, तो ऐसे हीन भावना आ जाएंगी, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो बातचीत नहीं कर पाएंगे तो फिर वो बहुभाषिकता कैसे होगी, फिर वो सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे की नहीं जान पाएंगे। ठीक है, बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो लेबलिंग करेंगे, हम सेग्रीगेशन करेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे बच्चों का, तो उनमें हीन भावना आएगी और लाचारी को जन्म देगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक रणनीति नहीं है, आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उनमें हीन भावना आ रही है। तो ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने। देखिए, सीसीई की बात करते हैं तो सीसीई के अनुसार जो है कि जो बच्चा है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए कि बच्चे की जो शारीरिक जितने भी मूल्यांकन है, उस सारे मूल्यांकन से जुड़ी हुई जो स्कूली गतिविधियाँ हैं, चाहे वो नहीं हो, स्कूली गतिविधियाँ हो, उसके अलावा खेलकूद वाली गतिविधियाँ हो, उन सभी पहलुओं को शामिल करना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के जो है बच्चे का 360 डिग्री जो है, 360 डिग्री जो है उसका संपूर्ण विकास करना है हमें बच्चे का। तो 360 डिग्री जो गतिविधि है, उसका बहुआयामी जो दृष्टिकोण है, उसकी सारी गतिविधियों को जो है सीसी में शामिल करना है। ठीक है, विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना, बिल्कुल नहीं। तुलना करेंगे तो बच्चों में प्रतियोगी भावना होगी, एक तरीके से बच्चों में जो है हीन भावना आएगी और लाचारी होगी, जो कि पहला क्वेश्चन अभी हमने देखा, इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, बिल्कुल सही बात है कि जो सारे पहलू हैं, जैसे कि शारीरिक विकास से संबंधित है, मानसिक विकास से संबंधित है, उसके संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जो पहलू हैं, उसके खेलकूद से संबंधित जो पहलू हैं, उसकी जो शिक्षण गतिविधियों से संबंधित जो पहलू है, क्लासरूम से और क्लासरूम के बाहर जो गतिविधि है, उन सारी गतिविधियों को जो है सीसीई के अंदर शामिल कर देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो है सेकंड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, केवल शैक्षिक गतिविधियाँ नहीं, क्योंकि शैक्षिक गतिविधियों के साथ खेलकूद गतिविधि और गतिविधियाँ जो है वो भी सम्मिलित होनी चाहिए। ठीक है, साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्माण लेने के लिए मूल्यांकन करना। देखिए, बिल्कुल गलत बात है कि बच्चे का ये इसलिए मूल्यांकन नहीं करना है कि उसे अगली क्लास में भेजना है, बल्कि बच्चे का मूल्यांकन इसलिए करना है कि उसका संपूर्ण विकास हुआ या नहीं, कि किस विकास में, अगर उसका शारीरिक विकास अच्छा हुआ है, उसका जो है मानसिक विकास भी अच्छा है, लेकिन उसका संज्ञानात्मक विकास कमज़ोर है, तो संज्ञानात्मक विकास का इफेक्ट जो उसका शारीरिक विकास और मानसिक विकास पर भी पड़ेगा। तो उसके संज्ञानात्मक विकास को भी मजबूत बढ़ाओ, एक ही पक्ष से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। देखिए, यहाँ पे हमसे कहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की हमसे बात की गई है। और इन द क्लासरूम, जब कक्षा में बच्चा पढ़ा रहा, कक्षा में जब शिक्षक पढ़ा रहा है और जब पढ़ा रहा है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, और इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के समय जो मूल्यांकन किया जा रहा है, जो प्रश्न जांच प्रश्न है, उन से कौन सा मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। देखिए, जब भी हम बात करते हैं तो असेसमेंट की जब हम बात करते हैं तो असेसमेंट होता है
तीन प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक होता है समेटिव असेसमेंट और एक होता है सेल्फ असेसमेंट। देखिए जब हम तीनों असेसमेंट की बात करते हैं तो जब फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होता है जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है और जब सत्र के प्रारंभ से सत्र के अंत तक जो है ये असेसमेंट चलता रहता है। ठीक है, समेटिव असेसमेंट जो है ये साल के अंत में किया जाता है। साल के अंत में जैसे कि ईयरली एग्जाम हो गई तो साल के अंत में एक बार होती है, तो समेटिव असेसमेंट भी एक ही बार होता है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट जो होता है वो बच्चा खुद करता है। खुद कैसे करता है, मान लीजिए उसने जो है एक चैप्टर पढ़ ला पूरा कंप्लीट, अब उसके बाद उसने कॉपी बंद कर दी और अपने आप मन में सोच रहा है कि उसे कितना याद है। वो लाइन बाई बोलता जा रहा है, जिस लाइन पे अटकेगा तो उसका वहाँ मूल्यांकन बंद खत्म हो जाएगा। तो खुद सेल्फ असेसमेंट करेगा उसे उस चैप्टर का कितना याद है। तो यहाँ पे पूछा है हमसे कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कौन से प्रश्न जो है वो हैं, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान कौन सा असेसमेंट किया जाता है, तो यहाँ पे आएगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। रचनात्मक मूल्यांकन जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रोल ऑफ टीचर इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एट टू। एक समावेशी कक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं तो पहली बात तो जो बच्चे हैं वो सभी पृष्ठभूमि से हो, चाहे विकलांग बच्चा हो, पिछड़े हुए बच्चे हो, विमंदित बच्चे हो, मंद मुद्दे वाले बच्चे हो, एवरेज बच्चा हो और गिफ्टेड बच्चा हो। तो समावेशी कक्षा में एक तो सभी तरीके के बच्चे होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि बच्चे की जो भाषा है उसको सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, उसको एक रिसोर्स माना चाहिए। उसकी जो मदर टंग है बच्चे की, हर बच्चे की अलग अलग मदर टंग है, उनको सम्मान देना है क्योंकि उसको एक रिसोर्स मानना है, ताकि बच्चे एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति को भी सीख सकें। ठीक है, इसके अलावा बच्चे की जो जो ज़रूरतें हैं उनका पता लगाना है कि बच्चे की क्या ज़रूरत है। मान लीजिए एक विकलांग बच्चा है, तो विकलांग बच्चा है तो उसके लिए क्या करना है हमें, अब वो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे कमरा रख दिया हमने, तो बच्चा पहुंचेगा कैसे उस क्लासरूम में पढ़ने के लिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहली बात तो कि स्कूल में जो क्लासरूम है उसके लिए कहाँ होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर पे होनी चाहिए, ताकि बच्चा उसमें आसानी से जा सके उस व्हील चेयर के थ्रू। ठीक है, अगर सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे है रूम भी, तो फिर रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए सीढ़ियों की जगह, ताकि उसकी व्हील चेयर को जो है ले जाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका है। देखिए बच्चों की विविध ज़रूरतों को पता लगाना, फिर उनका ख्याल रखना, बिल्कुल सही बात है। बच्चे की क्या ज़रूरत है, मान लीजिए बच्चे के पास में जो है कोई बुक नहीं है या फिर कोई और रिसोर्सेज नहीं है बच्चे के पास में, तो वो रिसोर्स बच्चे को उपलब्ध कराया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देकर बिल्कुल गलत बात, बल्कि इंक्लूसिव एजुकेशन में तो सभी बच्चों पर ध्यान देना है। ठीक है, बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व इनको पृथक्करण, सेग्रीगेशन तो करना ही नहीं, सेग्रीगेट तो बच्चों को करना ही नहीं है। खास ज़रूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञों के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। देखिए जब भी ऐसा आए तो गिफ्टेड बच्चे, यहाँ पर क्या है खास बच्चे, या तो कमज़ोर बच्चे हैं उनको अलग कर दिया। अब कमज़ोर बच्चे को अलग करोगे तो उनमें पहले ही हीन भावना चाहिए कि हम तो कमज़ोर हैं, तो उनमें और सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी, तो उन्हें अलग नहीं करना चाहिए बल्कि समावेशी कक्षा में ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड ए टीचर कीप इन माइंड वाइल टीचिंग ए डाइवर्स ग्रुप ऑफ लर्नर्स। कि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। मतलब अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आए हैं, तो पहली बात तो कि उन सबको एक जगह बैठाओ, अलग अलग से आए ताकि सभ्यता संस्कृति सीख सकें। फिर अगली बात कि उनकी जो भी मदर टंग है उनका सम्मान करो। ठीक है, तो इस तरीके से तो पहली बात कि हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल सही बात है। हर एक बच्चा है अलग अलग पृष्ठभूमि अलग अलग विविधता वाले क्षेत्र से आया हुआ है, तो उसकी स्वीकारो, उसको सम्मान दो बच्चे को। ठीक है, अगला है सांस्कृतिक विभिन्नता को अनदेखा करना, बिल्कुल गलत बात।
सांस्कृतिक विभिन्नता मतलब कि उसकी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको कहना कि नहीं तेरी सभ्यता संस्कृति यहाँ नहीं चलेगी, मतलब उसकी भाषा को सम्मान नहीं देना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा संप्रेषण बनाना सिखाएं बच्चे को कि धीरे तरीके से उसके मदर टंग में बात करें, फिर उसको जो है अच्छा बातचीत करना भी सिखाएं। ठीक है। अप्रत्यक्ष निर्देशित देना, बिल्कुल गलत बात। बच्चे को अप्रत्यक्ष निर्देश दे रहे हैं आप कि सीधे सीधे कि तू यहाँ से खड़ा होकर वहाँ बैठ, तू बातचीत ज़्यादा कर रहा है, ऐसा नहीं करना है बच्चे को। ठीक है। तो अप्रत्यक्ष निर्देश नहीं देना है। ऐसा नहीं कहना है बच्चे को तू गधा है, तुझसे नहीं होगा कुछ, तुझे नहीं पढ़ना आता। अगर बच्चे से कुछ गलती होगी, तुम पढ़ने लिखने नहीं आते, बातचीत करने आते, ऐसा नहीं बोलना बच्चे को, तू बेवकूफ़ है। ऐसे वर्डों का यूज जो बच्चों के लिए नहीं करना है। ठीक है। हमारे टाइम पे तो बच्चों के लिए ऐसे वर्ड्स खूब यूज करते थे, आपके टाइम पे भी शायद किए होंगे, क्योंकि उस वक्त हम भी पढ़े थे, शायद थोड़े बहुत पहले पढ़े, लेकिन उस वक्त जो ऐसे वर्डों का यूज किया जाता था। लेकिन आजकल तो बच्चों को हम पेट भी नहीं सकते, ना उनको ऐसा कह सकते तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, ऐसे वर्डों का भी यूज नहीं किया सकता, क्योंकि सरकार ने आजकल मना कर रखा है। ठीक है। विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना, बिल्कुल सही बात है। फ्लेक्सिबिलिटी देनी है उनको, ऑटोनॉमी देनी है, स्वतंत्रता देनी है बच्चों को। ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ यहाँ पर सही है, तो 1 3 5 ऑप्शन नंबर 3 में ये सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टू कैटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ चाइल्ड विद विजुअल डिसेबिलिटी द टीचर शुड। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टि बाधिता है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहली बात, जब बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो पहली बात क्या करो कि बच्चे को जो भी श्यामपट्ट है, ब्लैक बोर्ड जो है श्यामपट्ट है, उस पर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको एक बार मौखिक रूप से बोल के सुना दो उसे, तो सुन लेगा। तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन थोड़ा सुन लेगा, ये फ़ायदेमंद हो गया। दूसरी बात, बच्चे को आगे बिठा लो क्लासरूम में, ठीक है, तो इस तरीके से भी दिखाई देगा। तीसरी बात, अगर उसे बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहा है, दृष्टिबंदी है, तो उसके लिए स्पर्श युक्त सामग्री जो है वो उपलब्ध कराओ। उसके लिए जो ऑडियो उपकरण है वो उपलब्ध कराएं ताकि वो सुन सके जो मौखिक रूप से बोल रहे हैं। ठीक है। तो विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए। देखिए पहली बात तो वो डिसेबिलिटी है, विजुअल डिसेबिलिटी है, दृष्टि बाधित है, दिखाई नहीं देता और उसे हम दृश्य प्रस्तुतिकरण दें। भाई दिखाई नहीं देता फिर हम उसे कह रहे हैं ले देख ले तू यहाँ से, तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है। कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल ठीक सही बात है, हस्तकौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए। अब मूक फिल्म है तो मूक फिल्म होगी तो आवाज़ तो आएगी नहीं, सिर्फ पिक्चर दिखेगी, चित्र दिखेगा, तो मूक फिल्में गलत ऑप्शन है। बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हो देनी चाहिए, मतलब ऐसी चित्र वो फाइल हो जो वर्कशीट हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ चित्र हो। अरे उसे पहले ही नहीं दिखाई देता तो तुम तो उसे चुनौती दे रहे हो, एक तरीके से उसकी प्रॉब्लम में और बाधा उत्पन्न कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड वर्बल कम्युनिकेशन इज ए टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती जो है किसका विशिष्ट अभिलक्षण है। देखिए एक बच्चा जो है वो सामाजिक रूप से अंतःक्रिया नहीं कर पाता और मौखिक संप्रेषण मतलब बोलने में जो है उसे दिक्कत आती है, बातचीत करने में। अब देखिए बातचीत करने में दिक्कत आ रही है तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ऑटिज्म, स्वैलीनता। तो स्वैलीनता में क्या होता है कि बच्चे में जो है बोलने में दिक्कत आती है, उसे बातचीत करने में दिक्कत आती है। कैसे दिक्कत आती है कि अगर उसको किसी ने कोई वर्ड बोल दिया कि तू गधा है, तो वो उसी वर्ड को कई बार बोलेगा, तू गधा है, तू गधा है, तू गधा है, या फिर तू बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़ है, तू बेवकूफ़ है, ऐसा बोला तो वो उसको वर्ड को 2-3 बार रिपीट करेगा, मतलब वर्ड सेंटेंस को जो है वो दोहराएगा, और सेंटेंस को दोहराएगा तो अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और जो उसका संप्रेषण है वो बाधित होगा, चुनौती आएगी उसमें। ठीक है। तो पहली बात तो ऑटिज्म ही यहाँ पर हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है ADHD, ADHD अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बच्चा जो है एकदम से जो है अति सक्रिय हो जाता है। आपने देखा होंगे बहुत से
व्यक्ति जो इससे कह देना किसी काम के लिए कि तू यार ले 5 किलोमीटर वहाँ जाए, तो वह बहुत जल्दी हाइपर एक्टिव हो जाता है और कहा कि बस जल्दी लेके आए तो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। फिर बाइक कैसे ले जाते हैं उड़ाते हुए 90 100 120 में। तो ऐसे हाइपर एक्टिव जो हो जाते हैं वो होते हैं ADHD। ठीक है। पठन वैकल्य डिसलेक्सिया वो होते हैं जो पढ़ नहीं पाते, लिखित सामग्री जो होती है किताब में लिखी हुई जो है उसको नहीं पढ़ पाते, उन्हें वो होते हैं डिसलेक्सिया। गुणज वैकल्य डिसकैलकुलिया जो होते हैं जो मैथ की कैलकुलेशन नहीं कर पाते, जिनको मैथ की कैलकुलेशन में दिक्कत आती है, तो डिसकैलकुलिया वो होते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में चुनौती देता है। ठीक है, ऑटिज्म है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टीचर गिव्स क्लेज ऑफ डिफरेंट कलर्स टू द चिल्ड्रन and ask them to make whatever comes to their mind from the clay through the she wants to promote dash in children। शिक्षक जो है बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाए, और इनके माध्यम से बच्चों में डैश को बढ़ावा देना चाहती है। देखिए, जब भी ऐसी बात आए कि ये मिट्टी दे दी या फिर उन्होंने कोई उपकरण दे दिया और कहा कि तुमसे जो बनता है वो बनाओ, तुम जो करना चाहते हो वो करो इन उपकरणों के साथ में या फिर इस मिट्टी के साथ में। तो जब भी बच्चों से ऐसा कहा जाए तो एक तरीके से बच्चों में क्या आएगी कि अपने अनुसार जो है क्या करेंगे, खोजबीन करेंगे, अपने अनुसार खोजबीन करेंगे, डिस्कवरी करके जो अपने अनुसार वो क्रिएटिविटी दिखाएंगे, अपने अनुसार जो उपकरण बनेगा, जो चीज़ बनेंगे वो बनाएंगे। तो एक तरीके से बच्चे क्या दिखा रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, सृजनात्मकता कर रहे हैं, नई चीज़ें बना रहे हैं, सृजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बच्चे क्या दिखा रहे हैं, क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। रटना नहीं हो गया, नॉन कोऑपरेशन असहयोग नहीं है, इनडिसिप्लिन भी नहीं है, ये तो डिसिप्लिन है बल्कि। ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द अर्ली प्राइमरी ईयर ऑफ चाइल्डहुड शुड फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ, कि बच्चे के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। देखिए, जब भी बच्चे से इस तरीके के क्वेश्चन आए कि प्रारंभिक साल की बात कही जाए तो प्रारंभिक साल में कि कौन से विकास पर ध्यान केंद्रित करें। शारीरिक कौशल, बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी किस तरह की बात कही है, एक तरीके से बचपन के प्रारंभिक सालों की बात कही है, तो शारीरिक कौशल, फिजिकल स्किल तो होना चाहिए, क्योंकि छोटा बच्चा खेलकूद नहीं करेगा तो उसकी पैरों की जो मांसपेशियाँ, हाथों की मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत नहीं हो पाएंगी। तो शारीरिक कौशल तो ज़रूरी है। ठीक है। सामाजिक कौशल भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो है बातचीत ही नहीं करेगा, छोटा बच्चा तो आपने देखा हो बहुत उससे जो वयस्क व्यक्ति होते हैं वो बहुत कम बातचीत करते हैं। तो जो बच्चा शुरू से बातचीत नहीं कर पाता वो आगे चल के बहुत कम बोलता है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसे बातचीत करना भी आना चाहिए, सामाजिक कौशल भी विकसित होना चाहिए। ठीक है। संज्ञानात्मक क्षमता, कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव जो कैपेबिलेशन है वो भी होनी चाहिए बच्चे के अंदर। अगर बच्चा जो है, हमने किसी प्रॉब्लम के लिए कहा और बच्चे ने बिना सोचे समझे उसका आंसर दे दिया और आंसर गलत है, कोई तुक्काबाजी लग गई वो अलग बात है, लेकिन आंसर गलत, तो बिना सोचे समझे नहीं करना है। तो संज्ञानात्मक कौशल भी होना चाहिए। ठीक है। संवेगात्मक कौशल, बिल्कुल सही बात है, संवेगात्मक कौशल भी होना चाहिए। अब कैसे संवेगात्मक कौशल, मान लीजिए आपके घर शादी है और बच्चा है, उसको संवेगात्मक कौशल विकसित नहीं हुआ और फिर वो बड़ा हो गया, तो वयस्क व्यक्ति वह क्या शादी में आके तुम्हारे घर रोएगा? अगर उसने रोना चालू कर दिया तो आपकी तो शादी में गृह कलेश मिल जाएंगे, कलेश हो जाएगा। और एक कहीं पे जो है एक व्यक्ति मर गया तो और वहाँ पे जाके उस व्यक्ति ने हंसना प्रारंभ कर दिया। तो ये संवेगात्मक कौशल भी जरूरी है कि कहाँ कौन सी परिस्थिति, उसमें कैसा संवेग व्यक्त करना है। अगर शादी है तो खुशी व्यक्त करो, कहीं मर गया तो दुख व्यक्त करो। तो इस तरीके से संवेगात्मक कौशल भी जरूरी है। ठीक है। अगला है अमूर्त तर्क। देखिए, प्रारंभिक सालों की बात की गई है तो बच्चे में अमूर्त तर्क विकसित नहीं होता प्रारंभिक सालों में। जो अमूर्त तर्क है वो किशोरावस्था के करीब में जाके विकसित होता है, या फिर जो है उत्तर बाल्यावस्था में जो है अमूर्त तर्क विकसित होता है। क्योंकि अगर शुरू से ही बच्चा अमूर्त तर्क करने लग जाए, कैसे करेगा भाई, वो तो उसके लिए जटिल हो गया ना, परेशानी। जटिल से फिर सरल हो गया, फिर निगमन विधि यूज हो रही है। लेकिन हमें तो आगमन विधि से पढ़ाना है बच्चे को, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है। ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा।
तो 1, 2, 3 और 4, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम मीनिंगफुल लर्निंग, रचनावादी कक्षाओं में अर्थपूर्ण सीखना कैसे होता है। मतलब रचनावादी कक्षा एक कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम है, तो उसमें अर्थपूर्ण कैसे सीखेंगे उसके बारे में कहा गया। देखिए, जानकारी के भंडारण व उपयोजन में होता है। गलत बात। जानकारी का सिर्फ हमें स्टोरेज करना है और कुछ नहीं करना, और फिर काम आए तो हमने उसको उपयोग ले लिया। तो ऐसा नहीं करना है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम में ऐसा नहीं सिखाया जाता। ठीक है, अगला है अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया। बिल्कुल सही बात है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो क्लासरूम है उसमें बच्चों को जो है उपकरण दे दिए जाते हैं, या फिर उन्हें जो है प्रोजेक्ट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उससे संबंधित जो उन्हें उपकरण दे दिए जाते हैं। फिर बच्चे से जो है उसकी क्या करवाई जाती है, खोज करवाई जाती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तो बच्चा यहाँ पर जो अपने खुद के अनुसार जो है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेगा, खोज करेगा, अन्वेषण करेगा और उसका सॉल्यूशन निकालेगा। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम का उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। अर्थपूर्ण इस तरीके से सीखना होगा। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनाम व सजा के प्रयोग से बिल्कुल गलत बात है। बार बार वेधन, ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो करवानी नहीं है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो बच्चे को बार बार नहीं करवानी। ये तो एक रोट लर्निंग, मेमोराइज का एक तरीका हो गया जो कि नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है A teacher begins to work together by giving cues and prompts with a student who is unable to understand a concept. This process is referred to as। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया कहलाती है। अब मतलब कि एक बच्ची है, उस बच्ची को क्या है कि कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो अब जैसे कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊं, तो आपको मान लीजिए मेरा यही कॉन्सेप्ट समझ नहीं आए, तो मैं आपको एक हिंट दूं, उसके थ्रू अगर आप इस क्वेश्चन को समझो, ठीक है, तो आपके लिए क्या हो गया, हिंट दिया मैंने। और जो टेम्परेरी हेल्प दी मैंने, टेम्परेरी जो हिंट दी वो क्या होती है, एक हेल्प दी मैंने आपको। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम स्कैफोल्डिंग, पाड़, मचान या ढांचा। तो इसी तरीके से एक बच्ची है जिसको कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो शिक्षिका क्या कर रही है कि उसके साथ मिलकर काम करती है और उसे इशारे देती है कि नहीं इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। अभी मैं आपसे कहूँ कि सीटेट का पेपर पास कैसे करना है आपको, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो। तो यहाँ पर जो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, यहाँ से पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फंसेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कई बार सीधे सीधे यो के त्यों उठ के आ जाते हैं। ठीक है, तो जब इशारे देती है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग, पाड़, मचान या ढांचा। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे असर्शन दिया हुआ है कि ए टीचर ट्राइज टू इंक्लूड एग्जाम्पल फ्रॉम द इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू मेक दी क्लासेज इंटरेक्टिव। एक शिक्षिका जो है कक्षा को संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे के आसपास है मतलब कि उनके दैनिक जीवन से जो उदाहरण मिलते जुलते हैं उनको जो है अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शामिल करती है। तो ये तो एक अच्छा बात है, कथन अच्छा है, तो कथन ट्रू है, सही है। कारण क्या कह रहा है, तर्क क्या कहता है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही बात है, जो वाइगोत्स्की हैं उन्होंने समाज को महत्वपूर्ण भूमिका कहा है, बच्चे को समाज में रखने के लिए कहा है कि बच्चा जितना ज़्यादा समाज से इंटरेक्ट करेगा बच्चा उतना ज़्यादा सीखेगा। तो समाज में ही जो वो है क्या है, सांस्कृतिक उपकरण है। ठीक है, तो सांस्कृतिक उपकरण है, ठीक है, समाज में ही। तो यहाँ पर तर्क जो है वो क्या कर रहा है, कथन और सही तर्क दोनों सही है, क्योंकि सांस्कृतिक जो सामाजिक जो सांस्कृतिक संदर्भ है वो कहाँ से है, हमारे समाज में ही है, और पर्यावरण आसपास के जो उदाहरण देंगे वो भी समाज में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल पोज एज ए हिंड्रेंस टू चाइल्ड इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, कि निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। मतलब कि नेगेटिव पूछा हमसे, कौन सी जो समस्या है वो बच्चे के विकास में या फिर समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगी, कौन सा प्रोसेस। समस्या को सही से पहचानना, अब बच्चा जो है समस्या को सही से पहचान लेगा। जैसे कि आपने भी समस्या को पहचाना कि सीटेट का पेपर पास कैसे करना है, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी करेंगे और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, तो हमारा पेपर बिल्कुल आसानी से मक्खन की तरह जो आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, तो समस्या को भी पहचान लेंगे तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये तो फिर बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें तो नेगेटिव चाहिए, बाधा उत्पन्न कौन करेगा। ठीक है, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना। देखिए, जब समस्या को अगर हम स्पष्टता से परिभाषित कर देंगे तो एक तरीके से आधा समय सॉल्यूशन तो जो समस्या को परिभाषित स्पष्ट तरीके से परिभाषित करने से ही निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करेगा, तो ये भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। ठीक है, और अगला है वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। देखिए, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्या, आपने एक समस्या पहले सुलझाई, मान लीजिए आपने सीटेट का पेपर पास कर लिया होता, अब तो अगला आप क्या देंगे, KVS का हो गया, DSSB का हो गया, MRS का या NVS का, तो आपको क्या मिल जाएगा कि मिलती जुलती समस्या थी, हमने सीटेट का पहला पेपर पास किया, अब उससे मिलती जुलती समस्या क्या आपके पास में, KVS, DSSB, NVS, इनका पेपर पास करना, तो मिलती जुलती समस्या है तो उसके बारे में सोचना, तो वो भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी सही है। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना, पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना मतलब कि पहले से जो पढ़ते आ रहे, अब आजकल जो है ऑनलाइन का ज़माना हो गया, ऑनलाइन जो स्टडी ज़्यादा हो गई है, तो पहले कैसे पढ़ते थे, ऑफलाइन पढ़ते थे, किताबों से पढ़ते थे, तो आजकल जो है ऑनलाइन भी का चलन बढ़ गया, तो पहले के तरीके पर ही स्थिर रहना कि ना मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा फ़ोन से, किताब से ही पढ़ूंगा, तो ये एक तरीके का क्या करेगा, आपकी समस्या में प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा उत्पन्न करेगा। मान लीजिए आपको कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप तो ये कहोगे नहीं मोबाइल से अच्छा नहीं पढ़ाते, ऑनलाइन में अच्छा का नहीं आता, नहीं पढ़ेंगे हम तो मोबाइल से, आँख खराब होती है। लेकिन बेटा वो प्रॉब्लम है आपकी, वो तो सॉल्यूशन हुआ नहीं है, तो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आप में बाधा उत्पन्न करेगा, ये गलत हो जाएगा बाधा उत्पन्न करने में। ठीक है, ये बाधा उत्पन्न करेगा, तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, मिस्टेक्स आर एंड एरर मेड बाई द स्टूडेंट आर इंडिकेटिव ऑफ द फेलियर ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं। भाई बच्चे ने, स्टूडेंट ने जो गलती की, उसकी जो मिसकंसेप्शन है, त्रुटियां हैं, उसकी एरर्स हैं, मिस्टेक्स हैं, अगर स्टूडेंट कर रहा है तो ये नहीं कि जो शिक्षक है वो गलत है, उसने सिखाया नहीं पढ़ाया नहीं, उसकी असफलता का कारण नहीं है, बल्कि जो ये तो विद्यार्थी की सफलता का रीजन है। भाई बिना गलती के तो आजकल कोई भी नहीं सीख पाता, तो गलतियाँ करेगा तभी तो सीखेगा ना, तो असर्शन एक जो है वो गलत है। ठीक है, अब हम रीजन को पढ़ते हैं। चिल्ड्रन डू नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक ऑन दियर ओवन एंड नीड टू बी कंस्टेंटली इंस्ट्रक्टेड टू दी एंश्योर लर्निंग, कि बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती। ले भाई, बच्चों में सोचने की क्षमता नहीं होती, बेटा बच्चों में सोचने की क्षमता भी होती है और बच्चे को कोरा कागज भी नहीं है। बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने अनुभव जो होते हैं वो बच्चे के पास होते हैं। ठीक है, तथा उनके सोचने की, सीखने की सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। मतलब कि बच्चे को हरदम सिखाने के लिए उन्हें निर्देश देने पड़ते हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चे में पहली बात तो सोचने की क्षमता ही नहीं होती, तो कथन भी गलत और कारण भी गलत है, तो दोनों ही गलत है यहाँ पर। तो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर दोनों गलत हैं, बोथ ए एंड आर फॉल्स है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इमोशन। कौन सा भाव जो है, मतलब कौन सा जो है वो संवेग नहीं है, भाव नहीं है एक तरीके का। ठीक है, तो देखिए भाव नहीं है पूछा हमसे, नेगेटिव पूछा है, तो देखिए
स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। देखिए जब भी हमसे संवेग की बात आती है तो जो हमारे संवेग होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे इमोशन दिखाना, हमारे जैसे सुख के, दुख के, घृणा के, प्रेम के, तो वो सारे हमारे संवेग है, भाव है, इमोशंस हैं। तो क्रोध, एंगर, ये हमारा बिल्कुल संवेग है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लव भी संवेग है, तो ये भी सही हो जाएगा। फियर, फियर भी संवेग है, डर संवेग है, हमें डरता है तो हमारे चेहरे पर दिख जाता है, हमें डर लगता है तो ठीक है। स्मृति, मेमोरी एक संवेग नहीं है, बल्कि ये एक जो हमारे माइंड का, मानसिक जो विकास का एक हिस्सा है, मेंटल एबिलिटी का, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है संवेग नहीं है, और नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। तो फोर्थ, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, What strategies can a teacher use to encourage intrinsic motivation in her primary grade students? प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा की बढ़ावा के लिए क्या कर सकती है? अब देखिए मोटिवेशन दो तरह की होती है, एक तो आंतरिक अभिप्रेरणा और एक बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा मतलब कि बच्चा जो है खुद अपने अनुसार पढ़े, उसमें अंदर से है कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, अच्छा घर बार मिल जाएगा। एक कहा जाए कि बाह्य अभिप्रेरणा, बेटा पढ़ लो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, दहेज में तुम्हें अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, बहू अच्छी मिल जाएगी, तुम्हें अच्छी लड़की से शादी हो जाएगी तुम्हारी, तो इस तरीके से करना। तो ये क्या है, बाह्य मोटिवेशन है। एक बच्चे में ये है कि मुझे पढ़ने में रुचि, मैं तो पढ़ूंगा, तो वो हो जाएगी आंतरिक अभिप्रेरणा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षिकाओं को क्या करना चाहिए, हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अरे हर बच्चा छोटा छोटा सा काम कर रहा है, उसकी बार बार प्रशंसा करोगी तो वो तो क्या हो जाएगा, डिमोटिवेटेड होने लगेगा कि यार मैं ही हूँ, मेरे से तो कोई भी काम करा लो, मेरी तो प्रशंसा होनी ही होनी है। तो वो तो अपना आत्मसम्मान खो देगा फिर बाद में, क्योंकि उसमें जो है ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, मतलब कोई भी व्यवहार हो उस पर दंडित कर रहे हैं बार बार सीमा आप, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा करके, कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना है बच्चों में, कंपटीशन को नेगेट करना है, सेग्रीगेशन और लेबलिंग भी नहीं करना है बच्चों को, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जो सीख रहा है उसको आनंद को प्रोत्साहित करो, बेटा तुम 2 का पहाड़ा सीख गया, बेटा आज तुम 3 का पहाड़ा सीखो, पूरा नहीं तो बेटा 2 लाइन आगे बढ़ जाओ, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ तक, कल और सीखेंगे हम इससे आगे। तो प्रोत्साहन करना, बेटा तुम जल्दी से सीख जाओगे, अगर तुमने अभी बोलना शुरू किया तो तुम 3 का पहाड़ा अभी याद कर जाओ। तो इस तरीके से बच्चों को प्रोत्साहित करना, जैसे कि मैं प्रोत्साहित करूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की और मेरे चैनल की जो थ्योरी हुई डली हुई है सीडीपी की वो कर जाओगे तो आपको सीडीपी में 30 में से 28 क्वेश्चन के नंबर की मैं गारंटी देता हूँ आपको। क्योंकि कई बार जो 1-2 क्वेश्चन हैं वो जो है आउट ऑफ हो जाते हैं, सिलेबस तो नहीं होते आउट ऑफ, लेकिन उनकी लैंग्वेज जो होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी आ जाती है। हालांकि आप 30/30 भी कर सकते हैं, अगर उन क्वेश्चंस में आपने थोड़ा दिमाग लगा दिया तो आपके पूरे 30 में से 30 सीडीपी में क्वेश्चन आने वाला, आंसर हो जाएंगे 30 के 30, 30 के 30 नंबर आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द चाइल्ड डैश लर्निंग, कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम जो है वो डैश को क्या करता है, कि जब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अधिगम को क्या करेगा। तो पहली बात, डज नॉट इफेक्ट, हिंडर्स, इज नॉट रिलेटेड टू और फैसिलिटेड। देखिए जब बच्चे का जो समग्र मतलब संपूर्ण जो है शारीरिक और मानसिक विकास जो है, मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अच्छा है, उसका मानसिक विकास भी अच्छा हुआ, उसका शारीरिक विकास भी अच्छा हुआ है, उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा है, तो वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा अधिगम को। अधिगम को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल गलत बात। जब मानसिक विकास और जो शारीरिक विकास अच्छा होगा तो ये क्या करेगा कि अधिगम को जो है फैसिलेट करेगा, उसको सुसाधित करेगा, अधिगम जो है उसका अच्छा होगा, अधिगम पर सीखने की उसकी पावर जो है बहुत तेज होगी, ठीक है। बाधा डालता है, बिल्कुल गलत, से संबंधित नहीं है, गलत, को सुसाधित करता है, फैसिलेट करता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
रूही believes that she did not study properly, which is why she did not get good marks in her science test, though she can do science quite well. She is attributing her performance to रूही का मानना है उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए थे, जबकि वे विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? एनवायरमेंट फैक्टर्स, लैक ऑफ एबिलिटी, लैक ऑफ एफर्ट्स, टफ लैक। मतलब कि कौन कौन सा जो है, किसको जो है वो अपना प्रदर्शन का दोषी मान रही है, किस कारक को? पर्यावरणीय कारक को। बिल्कुल गलत, क्योंकि पर्यावरण की वजह से तो कोई शोर शराबा नहीं हुआ जिसकी वजह से जो उसको दोषी ठहराएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर्यावरणीय कारक नहीं है। ठीक है। योग्यता की कमी, बिल्कुल गलत बात। उसमें योग्यता तो है, उसने कहा है साफ साफ क्वेश्चन में कि उसकी योग्यता है, साइंस का सब्जेक्ट उसमें उसकी रुचि है, उसको पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन उसने क्या किया कि उसने पढ़ाई नहीं की, तो उसने क्या की? कोशिश की कमी। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, लैक ऑफ एफर्ट। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कठिन भाग्य नहीं है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारे 30/30 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स अब आप मुझे जो है यहाँ पर बिल्कुल जो है कमेंट करके बताएं कि आपके आउट ऑफ 30 में से कितने क्वेश्चन सही हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आप कमेंट नहीं करते तो ये गलत बात है, क्योंकि कमेंट करने से मुझे आपका पता लगता है कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो मैं उस तरीके से जो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा। अगर आप इन 30 क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर रहे हो तो मैं क्वेश्चन का फिर टफ लेवल बढ़ाऊंगा, हार्ड बनाऊंगा और भी प्रैक्टिस सेट अगला, तो उससे मुझे हेल्प होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।